नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे अगर आपके भी कुछ सवाल हैं कमोडिटी से जुड़े तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में सवाल भेजने का जो तरीका है वो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, तो उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ेंगे और आनंद राठी सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो शो की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त अब एक माना जा रहा है कि अब वेडिंग सीजन की देखिए 14 नवंबर से शुरुआत होने वाली है और एक महीने में 25 लाख शादियों की बात की जा रही है। तो ऐसे में किस तरह का डिमांड देखने को मिल सकती है सोना और चांदी में, इस पर भी आगे हमारा फोकस रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सोने का हाजिर भाव इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 4,924 के पास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट का जो भाव है वो 4,510 के आसपास है। 18 कैरेट 3,690 के आसपास कारोबार कर रहा है। 14 कैरेट 2,880। तो ये है सोने का हाजिर भाव, हमने आपको बताया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि भी हमारे साथ हैं और जिगर भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। रवि, सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, सोने चांदी की जो चाल है उसको लेकर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अब देखिए फिर से वापस से कमजोरी आई है और 49,000 के करीब अब इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेडिंग रणनीति किस हिसाब से बना के चले सोने में और चांदी में भी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। डेफिनेटली आज देखे तो थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स 95 के ऊपर कंटिन्यू स्टेबल है तो उसका एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। एज वेल एज देखे तो अभी जो अनवाइंडिंग है इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट दोनों में अपना रेजिस्टेंस ब्रिज किया है। तो आई थिंक ये एक वीकेंड की वजह से एज वेल एज देखे तो विदाउट एनी प्रॉपर क्यूज आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उसको गिनना चाहे। अदरवाइज स्पॉट डिमांड भी काफी बेहतरीन रही। फेस्टिविटी डिमांड आगे भी अच्छी आएगी। मैरिज सीजन की जो डिमांड है वो भी पॉजिटिव है। जैसे ही इंडिया की ये सीजन खत्म होगी उसके बाद जो क्रिसमस हॉलीडेज इन यूरोप एंड यूएस एज वेल एज लूनर फेस्टिविटी इन चाइना एंड ताइवान, तो वहां पे कंटिन्यूस अभी जनवरी फरवरी तक इसकी स्पॉट डिमांड स्ट्रांग रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस का ट्रेंड इंटैक्ट है। हालांकि आज थोड़ी मुनाफा वसूल यहाँ से 120 पॉइंट की एक्सटेंड हो तो वहां पे आपको बाय करना चाहे। लेवल स्पेसिफिक 48,800 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां एक बार आए तो बाय करें जो नियर फ्यूचर है दिसंबर। स्टॉप लॉस नीचे 48,680 का लगा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रखे। अपर साइड फिर से 49,500 49,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल है क्योंकि बेस मेटल्स में अनवाइंडिंग प्रेशर है, तो सिल्वर को थोड़ा ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें। बट गोल्ड में बाय ऑन डिप्स का व्यू बन रहा है। ओके, तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स का व्यू बन रहा है इस वक्त। ये रणनीति आपको दोनों में ही दे दी गई है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। चलिए अब क्योंकि हम फोकस कर रहे थे वेडिंग सीजन पर, अब उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। फेस्टिव सीजन तो काफ़ी अच्छा गया ज्वेलरी कारोबारियों के लिए, लेकिन अब शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। क्योंकि पिछले 2 साल तो हमने देखा ये सीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ था, लेकिन अब कोरोना की चिंता कम हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने के कारण अब ज़्यादा शादियां होने की बात की जा रही है। और सिर्फ दिल्ली में ही अगर बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा शादी का अनुमान बताया जा रहा है। ये आंकड़ा हमने कुछ रिसर्च किया तो ये आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त आशीष जुड़ चुके हैं, जीजेसी के चेयरमैन। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हम एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें कि ये सामने आया कि इस 1 महीने के ड्यूरेशन में ही करीब 25 लाख शादी होने की खबर बताई जा रही है। अब इससे फेस्टिव सीजन में तो फायदा दिखा ही, लेकिन अब ये जो डिमांड क्रिएट होगी और कितना फायदा मिल सकता है? आपने सही कहा कि जो पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारी शादियां कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी। तो ये अभी पैंडेमिक शांत होने के बाद
आगे चल के लगभग फरवरी महीने तक ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शादियां होगी। ये 25 लाख का आंकड़ा भी आ रहा है कि 25 लाख शादियां पूरे देश में हो सकती है, नंबर वन। तो ये फेस्टिवल सीजन के बाद सोने और ज्वेलरी की डिमांड के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, नंबर वन। और दूसरा, अभी प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अगर वोलेटिलिटी एकदम शार्प नहीं होगी और धीरे धीरे प्राइस अगर बढ़ती रहेगी या स्टेबल भी रहेगी, तो इससे प्राइस भले लगभग 50,000 के ऊपर भी जाएंगी, तो भी ये वेडिंग डिमांड के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेडिंग डिमांड जो है वो तो 100% मार्केट में आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल, तो वेडिंग डिमांड को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो डिमांड मार्केट में आ ही चुकी है। लेकिन सोने के उतार चढ़ाव को लेकर निवेश जो कर रहे हैं उनको यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। एक बार आपसे रूरल मार्केट का भी चेक लेना चाहेंगे। ग्रामीण इलाकों में इस वक्त मांग किस तरह की दिख रही है? ग्रामीण इलाकों में जब भी पैंडेमिक लास्ट ईयर से आया था, तो जो ग्रामीण इलाकों की जो इकोनॉमी थी उसको कम अफेक्ट हुआ था और वो सबसे पहले ऑन ट्रैक आ गई थी। तो ग्रामीण इलाकों का जो डिमांड है वो पैंडेमिक के समय भी अच्छी थी और अभी तो फसल अच्छा हुआ है या बारिश अच्छा हुआ है 2021 में। तो इस बार तो मैं ग्रामीण इलाकों की और जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो डिमांड रहती है वो इलाकों की, वो तो बहुत अच्छी देख रहा हूँ मैं सर। जी आशीष जी, अब अगर सोने और चांदी को कंपेयर करें तो बेटर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों में ही पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव बना हुआ है और आज तो हम देख रहे हैं कि कल की तेजी के बाद अब आज फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो आगे के लिए ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है आपको, और सोने या चांदी में से आपको क्या पसंद आ रहा है? कहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? जनरली अगर आपने देखा हो तो सोना और चांदी का जो ट्रेंड है वो पैरेलली हाथ में हाथ लेके चलता है। लेकिन टेक्निकल स्टडीज के हिसाब से सोने से चांदी में इस बार तेजी ज्यादा दिख सकती है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड भी फैक्टर प्ले करेगा। लेकिन जो कॉमन इन्वेस्टर है, जो मतलब डे टू डे सिचुएशन नहीं देख सकता, इसलिए आज भी मैं सोने को प्राधान्य दूंगा। क्योंकि सिल्वर की प्राइस ऊपर नीचे होती है लेकिन वहाँ पे वॉलेटिलिटी सोने से बहुत ज्यादा होती है। तो जो सेफ खेलने वाला जो इन्वेस्टर है उनके लिए आज भी मैं सोना ही सजेस्ट करूंगा। ओके, ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे दे दी गई। एक आखिरी सवाल है आपसे। अब इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में अब एफपीआईज की एंट्री हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है। रेगुलेटर काफी कुछ समय में इस पे फैसला भी लेता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ हो सकता है नॉन एग्रो सेगमेंट में, तो आपको ये फैसला कैसा लगता है? आपका आवाज कट गया था सर, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। हेलो जी, मेरा सवाल एक एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिल रही है हमारी टीम को कि कमोडिटी डेरिवेटिव में अब एफपीआईज की भी एंट्री हो सकती है। सर, अगर ऐसा कुछ होता है नॉन एग्रो सेगमेंट में, अगर ऐसा कुछ निर्णय लिया गया, तो ये फैसला आप कैसे देख रहे हैं? सर, आई कांट हियर यू, सॉरी। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिगर, आपसे मेरा ये सवाल होगा, ये इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कैसे देख रहे हैं लिक्विडिटी को और कितना सपोर्ट मिल सकता है? गुड इवनिंग जी। बिल्कुल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहेगा कमोडिटी मार्केट को लेके, एंड आई बिलीव नए प्लेयर्स अगर मार्केट में आएंगे देन इट विल बी गुड फॉर द एंटायर द फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। वॉल्यूम बढ़ेगा एंड प्राइस डिस्कवरी विल बी मोर एंड मोर इजी। सो आई थिंक मुझे लगता है ऑन एंड ऑन ये जो एक स्टेप होगा जो आने वाले दिनों में शायद इसके बारे में घोषणा हो भी सकती है। सो वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग द सेम थिंग एंड आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव ऑन बोथ द साइड्स, चाहे वो एक्सचेंज हो चाहे वो ब्रोकर्स हो, एंड प्लेयर्स भी मार्केट में बढ़ेंगे। सो एज आई सेड, वॉल्यूम विल इंक्रीज।
ओके जी, अगर थोड़ी देर पहले हम वेडिंग सीजन की भी बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो माहौल चल रहा है सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं बना हुआ है। अगर किसी को ट्रेड करना हो ऐसे सिचुएशन में तो क्या करना चाहिए? सोने चांदी में आप क्या रणनीति सुझाएंगे? करेक्ट। सो ये वीक में हमने देखा है सोना अराउंड 4.5% की रैली आई थी, एंड सिल्वर में हमने देखा कि अराउंड 7.5% की रैली आई है। टेक्निकल पुल बैक मुमकिन है, एंड अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है, ना कि बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड बट बिकॉज ऑफ द रिटेल डिमांड। रवि ने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आगे आगे जाके रिटेल डिमांड काफ़ी रॉबस्ट रहेगी, चाहे वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाइना या एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, होलिस्टिकली। So yes, undertone is positive. 1920, 1940. I am looking at the levels December end, and positionally मुझे लगता है year end के लिए 51,000, 52,000 is possible. इंट्राडे के लिए I will go with the trend. ट्रेंड आज का थोड़ा बहुत नेगेटिव है। इनफैक्ट हमने जो पहले टारगेट दिया था 48,900, it's already been achieved. I will revise my targets to 48,700 for the evening session, but one can go short around 49,100. Stop loss should be 49,200. First target is 48,900. Second is 48,700. सिल्वर में भी जैसा कि मैंने बताया आज बेस मेटल में भी हमने गिरावट देखी हुई है, एंड सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 66,500 के आसपास मिलता है तो वन कैन गो शॉर्ट 66,800 यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके 66,000 के लिए भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ टेक्निकल करेक्शन, अदरवाइज द अंडरटोन इज पॉजिटिव इन सिल्वर ऑल्सो। ओके, तो ये रणनीति आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही सुझा दी गई है। लेकिन एक खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआईज की एंट्री की, उस पर थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं, और क्या रैशनल है इसके पीछे, क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्या फ़ायदा हो सकता है, ये पूरी डिटेल लेकर अब मेरे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के लिए सोमवार का दिन काफी अहम है और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। सेबी अपॉइंटेड कमेटी सीडैक कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, इसकी बैठक होनी है सोमवार को दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे। सबसे अहम मुद्दा इस बैठक में इस बात को लेकर है कि एफपीआईज के लिए कैसे दरवाज़ा कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का खोला जाए। एफपीआईज की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में 20% तक वॉल्यूम एफपीआईज से जनरेट होता है। अगर इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में अगर एफपीआईज आते हैं तो मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा, साथ ही जो वॉल्यूम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कमोडिटी मार्केट में, वो यहाँ पर इस दिक्कतें खत्म हो सकती है। अब एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर्स की में इंडियन कमोडिटी मार्केट में अब तक भागीदारी की बात करें तो 3 साल पहले सेबी ने एक छूट दी थी। जो भी इंडियन स्पॉट कमोडिटी स्पॉट मार्केट में ट्रेड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो अपनी पोजीशन यहाँ पर हेज कर सकते हैं। लेकिन 3 साल में सिर्फ एक फॉरेन इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन एफपीआईज के साथ अगर ये मर्ज हो जाते हैं तो एफपीआईज से बड़ा वॉल्यूम जनरेट होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस बैठक में 2 और अहम मुद्दे हैं। एक है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को लेकर, हाल में नोटिफिकेशन आया है और इसको लेकर क्या रूपरेखा होगी, कैसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तीसरा अहम मुद्दा होगा एनसीडीएक्स की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा इस बात को लेकर कि चना और सरसों वायदा जिस तरह से हाल में बंद किए गए थे, इसका क्या नुकसान होता है वायदा बंद करने का पूरे पार्टिसिपेंट्स को, चाहे वो एक्सचेंज हो, किसान हो, ट्रेडर्स हो या फिर फार्मर्स हो। तो कैसे सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो इसको लेकर क्या नियम होने चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वायदा बंद करने के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यानी 3 अहम मुद्दे हैं, एफपीआईज की एंट्री, वायदा बैन और गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज, लेकिन एफपीआईज की एंट्री सबसे अहम मुद्दा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो काफ़ी सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर की चर्चा होनी है, और फिलहाल जो नॉन एग्रो सेगमेंट है वहाँ पर इस वक्त ये फैसला होने की बात की जा रही है, और कुछ समय बाद एग्रो को लेकर भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये जो भी डेवलपमेंट है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमें कुछ सवाल मिलना शुरू भी हो गए हैं और एक सवाल को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमें मोहाली से पंकज जी का सवाल आया है और इनका सवाल है एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम में आगे तेजी दिख सकती है या मंदी, ये है इनका सवाल। रवि, ये सवाल आपसे होगा मेरा।
एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं सुबह सुबह का जो कारोबार था काफ़ी सुस्त और फ्लैटिश कारोबार देखने को मिल रहा था, लेकिन इस वक्त देखिए मेटल में काफ़ी मिला जुला रुझान है और हल्की तेज़ी यहाँ पर एल्यूमिनियम में देखने को मिल रही है। तो सवाल वाजिब है इनका, जिस तरह से मोमेंटम दिख रहा है एल्यूमिनियम में, क्या करना चाहिए, तेज़ी करके चले या मंदी? डेफिनेटली अच्छा सवाल है और अच्छी कमोडिटी पे सवाल है। वहां पे जो सप्लाई के कंसर्न्स है वो मुझे लग रहा है कि एक प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ आप देखें तो अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में बेस मेटल्स में पर्टिकुलर कॉपर जिंक लीड में थोड़ी वोलेटिलिटी रही, बट एल्यूमिनियम एंड निकल दोनों आउट परफॉर्मर है क्योंकि दोनों में अपने अपने सप्लाई के कंसर्न्स है। मुझे लग रहा है कि जो बॉक्साइट रिलेटेड शॉर्टेज रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो गोयना से हो या साथ में अभी रिसेंटली फिलीपाइंस का भी न्यूज आ रहा है, तो आई थिंक ये सप्लाई के कंसर्न्स आगे जाके प्राइसेस के आउटलुक को सपोर्ट कर सकते हैं। 217 के टारगेट के लिए उसको बाय करना है, 209.50 का स्टॉप लॉस लगाए और 212.30 के करीब आप उसको बाय करके चल सकते हैं। आज मैंने उसमें ही रिकमेंडेशन दिया है, तो मेरे हिसाब से लेवल से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। कंपैरेटिव डिस्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी इन बेस मेटल्स आई वुड प्रेफर टू गो लॉन्ग इन एल्यूमिनियम। वहां पे तेजी है और साथ में रेशनल्स भी है जो आगे जाके प्राइस के आउटलुक को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो तेजी करने की राय अभी भी एल्युमिनियम में दी जा रही है। 2017 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं और मेटल स्पेस से काफ़ी सारे सवाल हमें आ रहे हैं। एक सवाल गुरुग्राम से आया है रौनक जी का, और इनका सवाल है कि कॉपर को इन्होंने 745 पर लॉन्ग करके रखा हुआ है। जिगर, आपसे सवाल होगा कॉपर में इन्हें क्या करना चाहिए और आप क्या रणनीति सुझाएंगे कॉपर में? जी बिल्कुल, कॉपर में अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो थोड़ा बहुत फ्लैट टू नेगेटिव है, एंड अगर 745 पे इन्होंने लॉन्ग किया है, आई विल रेकमेंड टू कीप अ स्टॉप ऑफ 733 732। अगर 733 732 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इवनिंग सेशन में मुमकिन है 730 728 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो यस, बेस मेटल्स में हमने लास्ट वीक काफ़ी एक सेल ऑफ देखा था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है, बट द डॉलर इंडेक्स इज राइजिंग वेरी शार्पली। हाँ ठीक है, जो यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बिल पास हो चुका है, चाइना के एक्सपोर्ट नंबर्स अच्छे आए थे, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट है मार्केट को, लेकिन मुझे लग रहा है अगर 732 733 के लेवल्स ब्रेक कर दिए, मुमकिन है 730 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, प्योरली बिकॉज ऑफ राइजिंग डॉलर। सो यस, ही शुड कंटिन्यू विथ हिज पोजीशन विद द स्टॉप ऑफ 733। ओके ठीक है, तो ये राय इस वक्त आपको कॉपर में दे दी गई है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें जोधपुर से आया है। चौथा राम जी ने ये सवाल भेजा है और ग्वार पर ये जानना चाह रहे हैं। रवि, आप सजेस्ट कर सकते हैं ग्वार पर आउटलुक कैसा लग रहा है आपको, और ये भी उससे पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? डेफिनेटली जो आप अभी रिसेंटली जो विश्व मोहन जी ने बात की कि एग्री कमोडिटीज में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ओवरनाइट चेंज होते हैं, तो उसका काफी टाइम उसके फंडामेंटल पे भी प्राइसेस के फंडामेंटल पे भी इफेक्ट करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर कंसर्न। अभी जो गुआर सीड एंड गम दोनों में हायर मार्जिन की वजह से लास्ट वीक में एक सेल ऑफ हमने देखा। पर्टिकुलर ट्रेंड इंटैक्ट है पॉजिटिव साइड, एंड जो ग्लोबली अभी धीरे धीरे सप्लाई का बढ़ना चालू हो रहा है, प्रोडक्शन चालू हो रहा है, तो उसका क्रूड का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसका डायरेक्ट एक एडवांटेज है वो गुआर कॉम्प्लेक्स को मिलता है। बट ड्यू टू हायर मार्जिन प्राइसेस में थोड़ा एक स्टेबिलिटी या नेगेटिव कारोबार हमने देखा, बट मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। कोई भी टिप यहाँ से मिलता है 11,800 के करीब, तो एक बार अच्छा एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये मार्जिन के रूल्स थोड़े मार्केट उसको डाइजेस्ट करेगा, प्राइसेस में फिर से एक अच्छी रैली बननी चाहिए। 13,000 तक मैं शॉर्ट टर्म में प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर 11,800 पे आप बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस 11,550 का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड इज इंटैक्ट, ट्रेंड में कोई भी फंडामेंटल में चेंज नहीं है, ये सिर्फ मार्जिन हाइक की वजह से प्राइसेस करेक्ट हुए। ओवरऑल फिर से एक नेक्स्ट वीक से आप रैली रिज्यूम कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय ग्वार में आपको दे दी गई है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक तेज़ी आई थी, उसके बाद में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये राय इस वक्त आपको ग्वार में दे दी गई है। आज फिर से यहाँ पर दबाव ही देखने को मिल रहा है। चलिए अब अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं, और ये सवाल हमें आया है राजस्थान से। रमेश जी ने हमें ये सवाल भेजा है, और इनका सवाल है सोयाबीन पर। और जिगर, आपसे ये सवाल होगा, सोयाबीन पर ये राय जानना चाह रहे हैं। इनका सवाल है सोयाबीन हाजिर में है, क्या करें? तो इनको सोयाबीन पर आप क्या रणनीति सुझाएंगे?
मेरे जो भी एग्रो के कॉस्ट रहेंगे उसमें वो प्योरली टेक्निकल कॉस्ट रहेंगे एंड सोयाबीन मुझे लग रहा है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 5550 के आसपास आए तो इन वन शुड गो लॉन्ग इन सोयाबीन 5500 का स्टॉप लॉस लेके 5650 के टारगेट के लिए यहाँ पे 1 या 2 दिनों के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो ये रहे यहाँ पर आपको दे दी गई है। अगला सवाल लखनऊ से हमें निर्मल प्रकाश जी ने भेजा है। रवि, ये जिंक खरीदना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्या ये सही समय है? आज जो तेजी दिख रही है जिंक में, क्या ये सही समय है जिंक में खरीदारी करने का? जिंक में थोड़ा कॉपर का कोरिलेशन थोड़ा नेगेटिव है, एज वेल एज देखे तो प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 275। अगर ये प्राइसेस करेक्ट होके 275 के करीब मिलता है तो आई थिंक आप बाय करें एंड ये प्राइस से बाय करें। स्टॉप लॉस आप इमीडिएटली लगा सकते हैं 273.80 का। अपर साइड 280 282 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर आपका एक मींस की प्रेफरेंस जिंक ना हो और प्रेफरेंस सिप ट्रेडिंग हो तो आई थिंक एल्यूमिनियम इज अ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपको जिंक के साथ जाना है तो यहाँ से अभी 1% करेक्शन के होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस इवनिंग सेशन में थोड़ा गिर सकते हैं और 275 के करीब मिले तो वहां पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस ऑफ 273.80। ठीक है, तो 273 के स्टॉप लॉस के साथ अगर 275 के आसपास आपको जिंक मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एल्युमिनियम काफ़ी अच्छा ट्रेड लग रहा है और उसकी रणनीति भी आपको सुझा दी गई है, तो वहां पर आप नजर रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, ये हमें नोएडा से रुपेश जी ने भेजा है और इनका सवाल है कॉपर और निकेल पर। जिगर, आपसे सवाल होगा, कॉपर या निकेल में ट्रेड करने के लिए कौन सा सही स्तर है, या दोनों में से आपका फेवरेट पिक कौन सा होगा? So for the evening session, in fact, both are my favorite picks. Copper 734, 735 के आसपास थोड़ा वीकनेस यहाँ दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अगर फ्रेश पोजीशन करनी है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 736, 739 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर चल सकते हैं एंड 730 का टारगेट यहाँ मुमकिन है। निकल में भी मुझे बिग कॉल लग रही है। निकल अगर 1530 के आसपास मिले नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी बिग कॉल की गुंजाइश है 1535 के स्टॉप लॉस के साथ 1520 के टारगेट के लिए। अगर दोनों में से किसी एक को मुझे चुनना होगा तो मैं कॉपर के साथ जाऊंगा। ओके ठीक है, तो ये रहा कॉपर में आपको दे दी गई। अगर दोनों को कंपेयर करें तो कॉपर यहाँ पर ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप वहाँ पर बाय ट्रेड अपना सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं और ये गोरखपुर से हमें आकाश गुप्ता जी ने भेजा है और इनका सवाल है क्रूड ऑयल पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं कि और किस तरह के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रवि, आपसे सवाल होगा क्योंकि आज हम कच्चे तेल में देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा हावी है और 81 के लेवल को भी टेस्ट करने के पास पहुंच चुका था ब्रेंट क्रूड अगर बात करें तो इस यहाँ पर गिरावट और कितनी देखने को मिल सकती है और आपका क्या आउटलुक बन रहा है क्रूड पर? डेफिनेटली क्रूड में जैसे आगे जिगर ने भी बात की, थोड़ा कंसोलिडेशन बेस मेटल्स एंड क्रूड दोनों में आ रहा है। उसका एक कॉमन रीजन है क्योंकि फिर से फेडरल रिजर्व अपनी बैलेंस शीट टाइट कर रहा है, तो जो एम्पल लिक्विडिटी मार्केट में सिस्टम में अवेलेबल थी वहां पे थोड़ा फंड हाउसेस का जो बड़े बाइंग था, क्योंकि इस टाइम सारे कमोडिटीज इंक्लूडिंग बेस मेटल्स एंड क्रूड फंड हाउसेस ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया। बट यस, अभी लग रहा है कि धीरे धीरे ड्यू टू द लिक्विडिटी इश्यू एंड थोड़े आगे जाके फंडामेंटल्स में भी ओपेक का जो कल रिपोर्ट देखे उसमें भी डिमांड को लेके कंसर्न्स रेज हुए थे, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म थोड़ा हैंगओवर रहेगा। प्राइसेस वुड टच $80 अराउंड, अंडरटोन पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 78 का काफी अहम सपोर्ट है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। बट अगर इंट्राडे के लिए या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई ट्रेड लेना है तो आप 6000 के करीब आए तो एक बार बेच के चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 5800 का आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 6040 का लगा है तो सेल ऑन राइज करें, लेवल से सेल करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक गिरावट का ट्रेंड बनेगा, बट इट मींस के लिमिटेड टू 5800। ओके, तो गिरावट और बढ़ सकती है क्रूड में और ये रणनीति भी आपको सुझा दी गई है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर एक ट्रेडिंग ले सकते हैं। चलिए, अब फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जिगर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। फिलहाल कमोडिटी निवेश में मेरे साथ इतना ही।